मैंने सोचा कि आखिर ये क्या बात है कि एक प्रधानमंत्री आह्वान देता है और लोगों से कहता है कि आप अपना गैस सब्सिडी छोड़ दो, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी छोड़ देते। और मैं आपको बताता हूं, अगर इसके पहले वाली व्यवस्था होती, आप समझ रहे मैं किस व्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो मैं 54 तक नहीं सब्सिडी छोड़ता। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप जिस देश में इस तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाए और इस तरह का सेंस ऑफ पोजेशन आ जाए, उस देश को कोई नहीं रोक सकता है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने कहा कि देखिए, ये चुनाव जो था, नेशनलिस्ट फोर्सेस, एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस, जो लोग इस चुनाव में, कुछ लोग राष्ट्र के लिए चुनावी मैदान में थे और कुछ लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे, और ये हमेशा से रहा है हिंदुस्तान में। और हमारे दिग्विजय सिंह ने कहा एक बात कि भोपाल में, और मैं भोपाल भी गया था, उन्होंने कहा कि भोपाल में जो ताकतें, जो गांधी के हत्या के विचारधारा के लोगों की जीत हुई है, उन्होंने ये बात कही। मैं दिग्विजय सिंह से ये कहना चाहता हूं कि वो ज्यादा उपयुक्त होता अगर वो कहते कि उन ताकतों की विजय हुई है, या उन ताकतों की हार हुई है जो अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में बुलाते थे हमला करने के लिए। शाह वलीउल्लाह ने बुलाया था, आमंत्रित दिया था अहमद शाह अब्दाली को कि यहां पे आओ, मराठों ने हमारी नाक में दम कर दिया है, हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है, मुगल साम्राज्य जो है वो खोखला हो चुका है, और उसने आमंत्रित किया। और ये जो पुरानी जो व्यवस्था थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हाफिज सईद, ISI दाऊद इब्राहिम से मिलके उन्होंने 26 से 11 अपने यहां आमंत्रित किया। तो ये चुनाव जो था, ये अब्दाली वाली 26 से 11 वाली फोर्सेस के बीच में और उन फोर्सेस के बीच में था जो कि भारत का खंडन चाहते हैं, जो कि उसको टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और वो दृश्य आपने सब देखा। मैं वहाँ पे था जब भोपाल में, तो उस समय बड़ी चर्चा थी कि वो जो आपका वो पोस्टर बॉय है टुकड़े टुकड़े गैंग का, वो कन्हैया, वो आने वाला था, किसी वजह से नहीं आया। लेकिन वो जो एक खूनी माओवादी संत जो है, वो जरूर वहाँ पे सक्रिय था। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अब्दाली से जब जिक्र आ रहा है, तो मुझे सावरकर साहब ने एक बड़ा, उनका ये गहरा अध्ययन था, बड़ी गहरी सोच थी उनकी कि आखिर में हमारी पहचान क्या है। और अपने पूरे हिंदुत्व की किताब में उन्होंने इसके पर बड़ा गहराई से उस पर चिंतन किया है। उन्होंने, वो कहते आखिर हम हैं कौन, हम क्या पुकारें अपने देश को। तो उन्होंने सिंधु, सिंधुस्तान, इसकी चर्चा की। उन्होंने हमारी भौगोलिक जो हमारा जो लोकेशन है उसकी उन्होंने चर्चा की। और वो कहते हैं कि देखिए, क्या आप गंगा की पूजा या गंगा को पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका पानी बहुत अच्छा है? उसका पानी वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन मिसिसिपी का भी पानी बहुत अच्छा है, ये सावरकर साहब ने लिखा है। लेकिन आप गंगा आपके लिए पूजनीय इसलिए है क्योंकि ये आपके इतिहास, आपके वजूद से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वो कहते हैं कि दुनिया में आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देख लो या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, जितने राष्ट्र हैं वो अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से जाने जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की,
तो वो कहते हैं कि भाई आखिर ये हिंदुस्तान बोलने में इतनी हिचकिचाहट क्यों, किस बात की हिचकिचाहट? और अगर आप इस पे तो आपने फिर पाकिस्तान क्यों मान लिया? पाकिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ प्योर मुस्लिम्स। आपने उसको क्यों मान लिया? तो ये देखिए, ये जो आइडेंटिटी का क्राइसिस जो है, ये इसको तय करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये अब आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है। अब आपके पाकिस्तान में आप जाके पूछो, मैं तो कई डिबेट्स में मैंने पार्ट लिया जहां पर ये पाकिस्तान के हुक्मरान, रिटायर्ड हुक्मरान आते थे, तो कोई अपने आप को वो कहते थे अब्दाली भी हमारा पूर्वज है और मुगल भी हमारा पूर्वज है। अब आप बताइए, और हिंदुस्तान में भी ये समस्या है, जबकि यहाँ 85% लोग कन्वर्टेड हैं, 85% से ज़्यादा, लेकिन उनको इस बात का यही नहीं तय कर पाए हैं कि उनका पूर्वज है कौन। और अभी एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। एक महिला आई, ये एक महिला कभी चर्चा में थी, मुसलमान महिला, जिन्होंने अपने बेटे का नाम मोदी रखा है। तो मैं आपको बता दूं, आज से 2-3 साल पहले की बात है कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ विडोडो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पोते का नाम श्री नरेंद्र है। ठीक है, तो ये नई चीज़ें आप यहाँ पे, ये तो बहुत पहले ये परंपरा होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ यही संस्कृति होनी चाहिए थी। तो देखिए क्या हुआ कि अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली यहां आया, आधे 7-8 बार उसने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान को कंगाल करके चला गया। उस समय जो मुगल राजा था, उसकी बेटियां भी उठा कर ले गया। लेकिन पाकिस्तान, जो अपने आप को मुगल का वंशज मानते हैं, उनको इस बात से कोई शर्म नहीं है। वो अपनी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल का नाम रखते हैं अब्दाली, और एक उससे जो एक 800 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है उसका नाम रखते हैं बाबर। तो बताओ कि ये जो आपको अपनी आइडेंटिटी में ही अगर इतना आपको कश्मकश है, तो आप फिर क्या, आपका जो पोस्चरिंग होगा वो क्या होगा, आपका एटीट्यूड है वो क्या होगा? तो ये विडंबना देखिए कि बाबर भी रखा है और अब्दाली भी रखा है। और मैंने बताया कि अब्दाली ने क्या क्या किया मुगलों के साथ में। तो देवियों और सज्जनों, ये देखिए, ये सावरकर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बहुत समृद्ध और शांत देश था। Word that he has used is that because we were, there was a lot of peace and prosperity, our senses were lulled. हम बड़े इत्मीनान में थे, हम निश्चिंत लोग थे। और फिर गजनी का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने जब इंडस को क्रॉस किया, सिंधु नदी को जब उसने क्रॉस किया, तो वो कहते हैं कि उस समय से हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जो जद्दोजहद है वो शुरू हो गई। और वो सिलसिला अब्दाली तक चला। अब वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं था, जब कोई बाहर का हमला आता है तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग उसके बाद नेशन के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक नेशनहुड का एक फीलिंग आता है। और जब ये कोई बाहर की ऐसी बाहर से कोई आक्रमण होता है, तो लोग बंटते भी हैं, लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन गजनी का हमला केवल पहला हमला नहीं था भारत पे।
अरब्स भी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम भी आया था 712 ईस्वी में। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो घाव देके गया वो बहुत बहुत एक शैलो घाव था। वो घाव तुरंत ठीक हो गया। उसके बाद कोई 250-300 साल के बाद गजनी आया, उसने वो हमला किया और फिर वहाँ से वो चला गया। तो उसने एक बड़ा, वो हिंदुस्तान के दिल पर उसने कभी वो चोट नहीं कर पाया। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सावरकर साहब की जो किताब जो है, मतलब उस किताब में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। यहाँ आने से पहले मुझे मालूम था कि मुझे आप लोगों के सामने सावरकर साहब पर बोलना है, और पहले भी मैंने 2-3 ऐसी गोष्ठियाँ सावरकर साहब के ऊपर में दिल्ली में मैंने उस पर हिस्सा लिया है। तो मैंने बड़े गहराई से इसको एनालाइज करने का कोशिश किया। तो वो कहते हैं कि देखो, कोई एक राष्ट्र, कोई एक रेस तो हम पर हमला किया नहीं। यहां पर हमलावरों में कौन थे? तुर्की लोग थे, पर्शियन लोग थे, पठान था, अब उज़्बेक था, अब कई लोग ये थे। उसको आप मुस्लिम इन्वेजन्स कहते हैं, लेकिन वो कई लोगों ने अलग अलग समय पर आप पर हमला किया। तो आप एक्चुअली एक मल्टीनेशनल फोर्स से आपका मुकाबला हो रहा था। और कहते हैं सावरकर साहब कि जब अरब केवल आए थे, जब सिंगल एक रेस आई अरब, उसके बाद से उसको इतनी क्षति पहुंची थी कि वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर सका था। तो आपके खिलाफ पूरी दुनिया, पर्शियंस, टर्क्स, उज़्बेक्स, पठान्स, तो ये देखिए, ये वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो तलवार जो हम पर गिरी, वो तलवार, जो इस्लामिक तलवार से ज्यादा लोगों का जो आत्मबल था हिंदुस्तानियों का, वो कहीं ज्यादा मजबूत था। तलवार घिरती थी, हम घाव खाते थे, वो घाव फिर भर आता था और फिर हम आगे बढ़ते थे। और हमने इस बीच में, आप देखिए, इससे पहले संस्कृतियां बिखर गईं। Civilizations died under the sword of Islam. पर्शियन सभ्यता जो थी, बहुत इवॉल्व सभ्यता थी, वो खत्म हो गया। इजिप्शियन सभ्यता थी, वो खत्म हो गया। लेकिन आपकी सभ्यता जीवित रही, और वो इसलिए जीवित रही कि आपने उसको मॉरली और मिलिटरीली दोनों कंटेस्ट किया। ये सावरकर साहब का कहना है। और आपकी मॉरल जीत तब हुई जब अकबर बादशाह बना और दारा शिकोह का जन्म हुआ। वो आपकी मॉरल विक्ट्री थी। और जहां तक फिजिकल विक्ट्री की बात हम करें, तो देखिए, आपको मालूम है जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत था, उस समय मराठा अंपायर का क्या वर्चस्व था। किसी कारणों से हम वो लड़ाई हार गए, लेकिन सावरकर साहब कहते कि हमने युद्ध जीत लिया। वो इसलिए क्योंकि इतनी क्षति पहुंचाई उसकी सेना को, अब्दाली की सेना को, कि दोबारा कोई अफगानिस्तान से कोई भारत पर हमला करने की जिसने जरूरत नहीं की, और इतना कमजोर कर दिया
अफगानिस्तान की सेना को कि उसके बाद सिखों का उदय हुआ और वो इंडस पार कर गए, और इंडस पार करने के बाद वो तो काबुल नदी तक पहुंच गए थे। ये सब ये मराठा की देन है। तो देवियों और सज्जनों, देखिए हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं, ऐसा बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि अरे जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए वो तो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो गए, वो तो यहीं के बन गए, इसी मिट्टी का हिस्सा बन गए। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। गजनी आया, हर बार आया आपको लूट के ले गया। नादिर शाह आया, आपको लूट के ले गया, और इतना लूटा कि अगले 3 साल उसको ईरान में उसने अपने लोगों को टैक्स नहीं किया, आपके केवल पैसे से, इस हिंदुस्तान के पैसे से। अब्दाली आया, लूट के गया, और मुझे नहीं मालूम है कि किस इटालियन ने कितना लूटा और कितना बाहर ले यहां से ये गया। वो इतिहास उसको जज करेगा। लेकिन लूट हुआ था जरूर, लूट हुआ है जरूर। और देखिए, ये जब सिलसिला खत्म होता है तो उसके बाद ये एंग्लो मराठा वॉर शुरू होते हैं। कोई 40 साल एंग्लो मराठा वॉर चला। 40 साल तक मराठाज ने ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म को कंटेस्ट किया। अगर वो कंटेस्ट नहीं करते तो आप सोचो कि आज हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई होती। और इसीलिए आप अगर पूरा इतिहास की पृष्ठभूमि ले लो तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। और मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं कि जो महाराष्ट्र में जो देश सेवा की भावना है, जो देश प्रेम है, उसका कोई मिलाप नहीं कर सकता है। क्योंकि उन्होंने, आप देखो पूरी पृष्ठभूमि, शिवाजी से लेके उसके बाद ये बैटल ऑफ पानीपत से लेके उसके बाद ये एंग्लो मराठा वॉर्स लेके 1818 तक, एंग्लो मराठा वॉर्स से लेके और जब तक बाल गंगाधर तिलक, गोखले और सावरकर साहब का आगमन नहीं है, एक पूरी परंपरा है, एक सिलसिला है। और इसी संस्कार, इसी देश प्रेम का आज ये उदाहरण है कि आपने इतनी अच्छी एक संस्था बनाई हुई है, और मुझ जैसे एक व्यक्ति को आज महापुरुष, महान आत्मा सावरकर के जन्म तिथि पर आपने मुझे आमंत्रण किया है। देखिए, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, सावरकर साहब, इन लोगों ने किसी ऑफिस के लिए इन्होंने किसी ऑफिस के लिए आज़ादी के आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। वो जेन्युइन देश प्रेम के लिए थे। वरना आप बताइए कि इस 22-23 साल का लड़का, आजकल तो लड़के ही होते ना, आजकल 22-23 साल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो आदमी ब्रिटेन जाते हैं, पढ़ने गए, देश को नहीं भूला, वहां जाते वो कूद गए आजादी के आंदोलन में,
और साहब उस उम्र में आप उस आदमी का इंटेलेक्ट देखिए कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर उन्होंने किताब लिखी, और वो किताब उस समय वो 50 साल हो रहा था 1857 का, तो वो भी अपने ऑफिशियल वर्जन लेके आ रहे थे ब्रिटिश लोग, लेकिन इतने घबरा गए सावरकर साहब से कि उन्होंने वो किताब बैन कर दी और उसके बाद उसको उनके पीछे पड़ गए। और ऐसे महायोद्धा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को आज ये कुछ चवन्नी छाप लोग उनके उनके सैक्रिफाइस को क्वेश्चन करते हैं। देवियों और सज्जनों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने आज़ादी ली, हमने कंधे से कंधा मिलके हमने लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वालों में पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये लोग थे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, भाई दुर्गादास एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। जो दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे वो जर्नलिस्ट इंद्रजीत उनके पिता थे। उन्होंने ये किताब लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। अब आप बताइए कि उस किताब में लिखा है कि जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने लिखा, ये राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू ने कहा कि आप हेड ऑफ स्टेट हैं, आपको शोभा नहीं देता, उनके मुंबई में ही शायद उनका अंतिम संस्कार हुआ था, कि आपको शोभा नहीं देता कि आप उनके फ्यूनरल में जाएं। आप समझिए कि कंधे से कंधा मिलाने वालों की ये हैसियत हो गई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद बहुत बीमार चल रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री को, नेहरू ये किताब में लिखी हुई ये बात है, लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि देखो ये राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, उनकी किसी समय मृत्यु हो सकती है, तुम जाओ। और एक नहीं, उन्होंने कहा कि जब मृत्यु होगी तो जो बिहार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस बात पे ज़रूर इसरार करेंगे कि उनका जो अंतिम संस्कार हो राजघाट पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम देखाओ कोई ऑल्टरनेट कोई साइट ढूंढो। तो वो कोई एक कमिश्नर थे उस समय, कोई सहाय, उनको लेके गए, दौरा किया और एक स्पॉट उन्होंने चुना और आकर नेहरू को बताया कि मैंने एक जगह चुन लिया है। लेकिन कुछ डेस्टिनी ऐसी थी कि राजेंद्र प्रसाद उस समय सही सलामत वो स्वस्थ हो गए। वो बाद में उनकी मृत्यु हुई पटना में, और मैं बहुत छोटा था, मैं शायद गोद में था उस समय, जब मुझे कुछ हल्का हल्का बहुत याद है कि मैं बहुत छोटे उम्र का था, लेकिन थोड़ा बहुत याद है क्योंकि एक रिजर्व बैंक का बिल्डिंग बन रहा था, बड़ा ऊंचा बिल्डिंग था, तो मुझे याद है मैं अपने पिता के गोद में वो देख रहा था, इतना बस मुझे याद है। तो उनकी मृत्यु हो गई। अब बाद में देखिए क्या होता है, और ये भी एक डेस्टिनी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में लिखी हुई है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे हुआ जो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के लिए चुना था। उसको आज विजय स्थल बोलते हैं।
और नेहरू जी का अंतिम संस्कार राजघाट पे हुआ था। तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने, और उसके बाद आपने देखा इस इटालियन महिला ने कैसे तय कर लिया कि एक भारत का सबसे विद्वान प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं, वो एक बहुत विद्वान आदमी थे। कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में वो बहुत मंजे हुए आदमी थे। वो उस आदमी उस महापुरुष का जब मृत्यु होता है तो इटालियन महिला कहती है कि वो तय करती है कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। तो जो लोग मृत्यु में ऐसे गंदे खेल खेल सकते हैं, वो वीर सावरकर का कंट्रीब्यूशन क्या मानेंगे? आप क्या अपेक्षा करते हो आप उन लोगों से? आप अपेक्षा करते हो कि वो लोग बोलेंगे कि आजादी सुभाष चंद्र बोस और 26,000 आईएनए सोल्जर्स के कारण हुई? क्या कहते हैं? मैं भी फौज में था और मुझे बहुत शर्म से ही कहना पड़ता है कि उस 26,000 की कभी चर्चा नहीं हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे यहां कोई 87,000 लोगों ने हिस्सा लिया, इंडियंस ने 87,000 लोगों ने हिस्सा लिया, कोई 14 विक्टोरिया क्रॉस मिले। आप क्या कहने का क्या आपका तात्पर्य है कि उस 26,000 में कोई बहादुर नहीं था? 60,000 की सेना में अगर 26,000 देश के लिए कुर्बान हो जाए तो आप बताओ कि आजादी किसने दिलाई? आप कहते हैं कि उन्होंने नमक हरामी की, मैंने यह भी सुना है। और जिन लोगों ने ब्रिटिश के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, कहता है उन्हें नमक हलाली की। अब आप बताएं साहब, आपके साथ 87,000 लोग मरे और आपको तनख्वाह और नमक खिलाने के लिए एक आर्टिफिशियल बंगाल फैमिन करवाया गया जिसमें 30 लाख लोगों को मार दिया गया। स्कॉच अर्थ पॉलिसी जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल बंगाल फैमिन। तो जब वो 87,000 को आप याद करते हैं तो कृपया वो 30 लाख को भी याद करें। और किसने नमक हरामी की और किसने नमक हलाली की, ये भी इतिहास जज करेगा। फिर आप इन लोगों से क्या उम्मीद करते हो? सावरकर को ये जो चवन्नी छाप है, ये गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये क्या कभी कहेंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था उस समय ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ था सर? द यूनियन जैक डिड नॉट कम डाउन एंड द ट्राई कलर डिड नॉट गो अप। उन्होंने स्वतंत्र भारत का बिगुल मणिपुर में उन्होंने झंडा फहरा के किया था और अपना डाक टिकट जारी किया था, अपना करेंसी बनाया था, अपना पोस्टल उन्होंने अपने बैंक्स खोले थे, उनका अपना रेडियो था, उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया जिसके 15 देशों ने जिसको रिकॉग्नाइज किया था, उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को। तो ये इतिहास जो है, ये हमसे ये इतिहास छुपाया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस आदमी की महत्ता देखो, सुभाष चंद्र बोस की। उसने फिर भी अपने ब्रिगेड्स का नाम क्या रखा था? नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। तो देवियों और सज्जनों, देखिए,
ये मैंने कहा कि ये फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत ये था। हमने लड़ाई जीत ली है, युद्ध जीतना बाकी है। और वो इसलिए क्योंकि अभी वो आइडेंटिटी की क्वेश्चन वो सेटल नहीं हुई है। दूसरी बात, हम कहते हैं सावरकर का रास्ता, गांधी का रास्ता, सभी दूसरे लोगों का रास्ता। अगर गरम दल का खात्मा न होता तो गांधी का कभी उत्थान नहीं हो सकता था। तो हर स्ट्रीम ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। और आज भी अगर आज जो राष्ट्रवादी ताकतों का ये चुनावी जो परिणाम आया है, उसमें हर स्ट्रीम के लोगों का इसमें हिस्सा है। और देखिए, मैं कहता हूं कि ये जो नेशनलिज्म का जो डिस्कोर्स जो चल रहा है, अब आप देखिए विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन। आपको मैं थोड़ा इस पर भी बता दूं कि जब 1892 में वो शिकागो गए थे, सो उस समय देश की हालात क्या थी? उस समय देश की हालात ये थी कि आपको इतने साल गुलामी के बाद आपको इतना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया था कि आप बिल्कुल मतलब यू आर लाइक डर्ट, आप कीड़े मकोड़ों की तरह है। और 1826 में एक जनाब आए यहाँ पे, अमेरिकन मिशनरी थे, निरम जटसन, वो आए और अमेरिकन मिशनरी का वो एक्टिविटीज शुरू हुआ। और उस समय धीरे 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 उन्होंने क्या किया कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस बनाए, और बाद में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, मस्कुलर क्रिश्चियनिटी। वो मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के तहत उन्होंने ये आपके जितने YMCA हैं उसकी स्थापना की। अब देखिए, जब इस तरह का जब नैरेटिव बनता है तो हमारे ही बीच में कोई ऐसा पैदा होता है जो एक एंटीडोट बनाता है। और वो स्वामी विवेकानंद ने जब अपने देश का जब रिलीजियस फिलॉसफी और कल्चर पे चर्चा की तो पूरी दुनिया में एक उथल पुथल हो गई, खास करके भारत में। तो ये जो हम तवज्जो देते हैं इतना संविधान पे, संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, संविधान के तहत देश भी चलना चाहिए, लेकिन संविधान मेरा भगवान नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर भगवान होता तो भगवान को तो आपने 74 में खंडित कर दिया था। आपने जब प्रीएम्बल ही चेंज कर दिया, जब ये सोशलिज्म और ये आपने ये सेक्युलरिज्म डाल दिया, तो आपने तो संविधान में उसको खंडित कर दिया था। तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं संविधान की। कोई भी अच्छा नागरिक संविधान की उल्लंघन न करेगा, लेकिन भगवान के लिए संविधान को भगवान का दर्जा देने का पाप ना करे कोई। दूसरी बात, मैं ये तमाम हिंदुस्तानियों से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल पूछता हूं साहब, ये किसने, और मैं हर जगह ये चीज उठाता हूं कि आपने एक देश की व्यवस्था बनाई है और संविधान भी आपका उस पर है, अलग अलग धर्मों के रीति और रिवाज के ऊपर में। अब ये बताइए कि किसने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि इस धरती पे आखिरी धर्म पैदा हो चुका है? क्या धर्म मरते नहीं है?
ये तो हमेशा से होता रहा है। एक कुछ बुनियादी धर्म है, उसमें से कुछ अलग अलग फेथ्स निकलते हैं, उनका आपस में द्वंद्व होता है, बड़ा खूनी होता है साहब वो द्वंद्व। लेकिन धर्म मरते भी हैं, फेथ्स, मैं कह रहा हूं फेथ्स मरते भी हैं, फेथ्स दफन भी होते हैं। लेकिन सिंधु नदी रहेगी, सरस्वती सरस्वती ही रहेगी। तो इसलिए जिस पहचान की बात सावरकर साहब ने की, उन्होंने कहा कि ये चीजें आपकी संस्कृति का हिस्सा है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैं जब धर्म की बात कर रहा हूं, ईरान एक ज़ोरास्ट्रियन कंट्री था। इस्लाम आया, लोग भाग के आए यहां पे। मुसलमान, इस्लाम यहां पहले आ चुका था, हमने, आप सबको मालूम है, हमने जगह दी। अब आप बताओ साहब कि एक अच्छी संस्कृति का प्रतीक क्या होता है? मैं प्रतीक हूं, आप प्रतीक हो, है ना? आप देखो कहीं भी जो पारसी लोग हैं, आप उनकी तुलना कर लो, पता नहीं अभी 60-70 हजार हैं हिंदुस्तान में, आप उनकी मुसलमानों से तुलना कर लो वहां पे, तो किसकी संस्कृति अच्छी थी? साइंटिस्ट, होमी जे भाभा, सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉयर्स, आई मीन यू नेम अ थिंग, म्यूजिशियंस। आप तुलना कर लो दोनों में। मिलिट्री में इनका अचीवमेंट, ब्यूरोक्रेसी में इनका अचीवमेंट। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक महिला है, जर्मन महिला, जिसका पुष्पेंद्र जी ने इंटरव्यू लिया, देहरादून में है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, अगर सबसे पहले कोई देश इस्लाम को त्याग देगा, वो है ईरान। और 1502 के पहले ईरान जो था वॉज ए सुन्नी कंट्री। उस समय एक शाह इस्माइल नाम के वहाँ राजा आए, उन्होंने डिसाइड किया कि अब पूरे देश को हमने सुन्नी से शिया बना देना है। उन्होंने तलवार उठाई, मस्जिदें तोड़ दी, जो क्लेरिक्स थे उनको बोला, चॉइस दिया कि या तो तलवार से कट जाओ या नहीं तो फिर शिया बन जाओ। और बहुत बड़ा सुन्नी का सेंटर होता था जस्ट 1502-3 के पहले। वही नहीं, इस्माइल शाह ने वो पूरे जो अज़रबैजान और ये तमाम देश हैं, हेरत का इलाका, सबको शिया में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्यों किया था ऐसा? उसने इसलिए किया था क्योंकि उस समय इनके वेस्ट में तुर्की था और नॉर्थ ईस्ट में उज़्बेकिस्तान था, जो कि इनके दुश्मन थे, इनसे जंग होते रहते थे। तो इनको ये लगा कि ये जो सुन्नी पॉपुलेशन जो हमारे अंदर जो है, ये 5th कॉलमनिस्ट का काम करेगा और रिवोल्ट कर सकता है। तो उन्होंने पूरे कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी के तहत उन्होंने शिया बना दिया। और यूरोपियंस भी बड़े खुश थे कि चलो तुर्की और इसके बीच में कुछ तो बफर आया। जो ऑटोमन एम्पायर था उस समय, वो बहुत पावरफुल एम्पायर था। तो एक ये हुआ। अब है क्या साहब वहाँ पे, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, एक ब्रिगेडियर एड्रियन वाला हैं, उन्होंने लिखा है कि जब मैं 90 के दशक में जब यूएन मिशन में गया ईरान में, तो मैंने देखा कि लोग बड़े डरते थे मुझसे मिलने में। कोई पारसी, कोई ज़ोरास्ट्रियन मिलना नहीं चाहता था कि पता नहीं किसको पकड़ लें, किसका इंटरोगेशन शुरू हो जाए। लेकिन कहे कि अभी मैं जब 2016 में गया हूँ तो सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग अपना जो ज़ोरास्ट्रियन सिंबल्स जो है उसको बड़ा प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हैं
और आपको बता दूं कि एक वहाँ के 6th सेंचुरी ये बीसी में एक वहाँ एक साइरस होते थे राजा, उनका जो एक साइरस सिलेंडर है, व्हेन साइरस कैप्चर्ड बगदाद और इलाके, तो उन्होंने एक अपना एडिक्ट या बोलिए अपना फरमान इशू किया, और वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स पे ये लोग कहते हैं कि वो पहला डॉक्यूमेंट है। तो वो जो साइरस सिलेंडर जो है वो लंदन के म्यूजियम में था, उसको लाया गया यहाँ पे, आज से कोई 2010 की बात है, और कम से कम 1 मिलियन लोगों ने, 1 मिलियन पीपल केम टू सी दैट साइरस सिलेंडर। तो वो अब तो वो खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम तो बहुत इवॉल्व लोग थे, हमारा तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन था, ये अरब कहाँ से आ गए, ये दरिंदे। तो जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उस जर्मन महिला का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता देता हूं, आज आई एम प्रिडिक्टिंग टुडे कि जंग होगी कि नहीं होगी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं होगा, आपके जो ये B-52 बॉम्बर्स और जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं हटने वाला है। वो 80 साल का है, खमैनी जो है, ये सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मृत्यु होगी तो वाजिब सी बात है, जाहिर सी बात है कि उसमें एक वैक्यूम आएगा, वो वैक्यूम को फिल करने के लिए वो तैयार है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप इस देश को आप समझ जाइए कि आपका परमानेंट क्या है, एंड्योरिंग क्या है और टेम्पररी क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पाप कोई ना करे कि ये समझ ले कि इस धरती पे आखिरी धर्म पैदा हो चुका है। अब रही बात, देखिए, इस इलेक्शंस की और सुरक्षा की, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट हूं, तो इसके बारे में कुछ कहना वाजिब है कि इस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि बड़े सुरक्षा के बेसिक मुद्दे थे। पहली बात, मैं अभी आप लोग से जब बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि जो बंगाल में जो चुनाव हुए वो महज एक जो आपने वहाँ बदलाव देखा, वो बदलाव एक नेशनल इंटीग्रेशन के ख्याल से वो बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि बंगाल वॉज फ्रेइंग एट द एजेस, जो वो इलाका है। और मैं आपको बता दूं कि 740 कंपनियां, 740 कंपनीज वर डिप्लॉयड इन बंगाल फॉर द इलेक्शंस। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ थ्रेट कितना है। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को आप इससे भी जज कर सकते हैं कि कितने फेजेस में इलेक्शन होता है। ये फेजेस किस चीज़ से डिसाइड होते हैं? जो आपके पास जो फोर्सेस हैं, आपके पास जो सिक्योरिटी अपरेटस है, उसके अवेलेबिलिटी पे होता है। और देखिए, मैं फौज में ज़रूर हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरा अपना ये सोचना है कि मैंने एक प्रोफेशन ज्वाइन किया, सब लोग अपने अपने तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने भी अपने तरीके से किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मलकानगिरी में, आपने अखबार में पढ़ा हो, मलकानगिरी इज ए डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, और वो रेस्ट और रिकूप के लिए माओवादी आते हैं मलकानगिरी में। तो वहाँ पे इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस के बाद जब वो ये कोई टीम ऑफ 40 ऑफिशियल्स थे इलेक्शन कमीशन के और सिक्योरिटी अपरेटस के, तो उनको कहा गया कि आप लोग मत जाइए रोड के रास्ते, आप एम्बुश लगाए बैठे हैं जो माओवादी हैं। इस 40 ऑफिशियल्स ने 20 किलोमीटर ट्रैक किया सर, रात जंगल में गुजारी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो ईवीएम को वो हार्म नहीं, दे डिड नॉट
allow any harm to come to the EVMs. ठीक है सर, तो we should not run ourselves down. और ऐसे कई कई किस्से हैं. आप देखें कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हर इलेक्शन के पहले आप देखोगे कि किसी एक पॉलिटिशियन की जान जाती है. आपको याद होगा महेंद्र कर्मा की जान कैसे गई. उनका जब खून हुआ उसके बाद जो वुमेन कार्डर्स थी उसमें एक बच्चा भी था 10, वो डेथ ऑफ डांस परफॉर्म कर रहे थे उनके शव के चारों तरफ. वीसी शुक्ला का जब उसी तरीके से उनको उनके शरीर को छलनी कर दिया था. और वो कौन थे दोनों? वो कांग्रेसी नेता है. और आपका एक कांग्रेसी नेता इस इलेक्शंस के पहले जाता है और वहां वो बात करता है. वो क्या पब्लिक मीटिंग में कहता है कि ये जो माओवादी जो हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं. तो इसका मतलब है कि वीसी शुक्ला, महेंद्र कर्मा को उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मारा था. साहब मैं आपको बता दूं, जो पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें जो लीडिंग पार्टी था उसके दो हिस्से थे, एक माओवादी स्ट्रीम और एक पुराना ट्रेडिशनल कांग्रेस स्ट्रीम. और ये माओवादी स्ट्रीम का जो आपका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, इट वाज पैक्ड विद दिस माओइस्ट. तो ये महिला जो है ये बिल्कुल माओवादी स्ट्रीम की थी. तभी तो विनायक सेन को जब वो मिला, उनको बेल, पूरी यूरोपियन कमीशन के लोग के मेंबर्स आ गए, ये एक कमेटी आई थी उनको देखने उनके ट्रायल्स को. और इस महिला ने उनको उस समय के प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बना दिया था. तो ये ताकतें इट इज नॉट मेयर पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स हैज गॉट हॉरिबली, ये बिल्कुल ये दहशतगर्दी से ये मिक्स हो गया है. अब बताइए साहब, क्या क्या इनके मैनिफेस्टो में था? आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, सेडिशन लॉ हटाएंगे. साहब एक बात बताओ कि क्या नेहरू ने जब शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर ठोक दिया था फॉर मोर देन 10 years, तो वो क्या गलत है? इनको ये जवाब देना चाहिए. दूसरी बात देखिए, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, आप रिजल्ट्स देख लेना थोड़ा सा. और आप पता नहीं इस चीज़ को आपने इस पे तवज्जो डाला है कि नहीं, कि जितना वेस्टर्न यूपी का जो है रामपुर, संभल, सहारनपुर, ठीक है, तमाम जो इलाका जो है, जो हॉट बेड है जहाँ से जिहादिज्म, जो संभल का ही वो रहने वाला है जो कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेड है, ये सारे इलाकों में आप देख लो किसकी किसकी जीत हुई है. अब ये जो मैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता रहा हूँ मैं. और एक और बात साहब, ये बताइए कि क्या राहुल गांधी वायनाड इसलिए गए थे क्योंकि उनको मलयाली प्रेम जाग गया था, या वो क्या वो सबरीमाला के बुलावे पे गए थे वहां पे? Why did he choose Wayanad? Because he knows that there is a constituency जो कि एंटी इंडिया है. वहां पर का कॉम्पोजिशन, ये वो उस कॉम्पोजिशन को, अमेठी के कॉम्पोजिशन को अवॉइड करके वो उस कॉम्पोजिशन के कारण गए. अब इसको आप जो भी बोल दो, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, वो ये. तो ये देखिए कैसे मतलब आपको ये पूरा जो अनरावल कर दिया है इस इलेक्शंस ने, जो एक्चुअल में इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं इस कंट्री में. और दैवी और सज्जनों, आखिरी में
सावरकर साहब अंडमान जेल में थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने वहाँ पर उसको मैंने देखा, वहाँ पर अध्ययन किया मैंने। और मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति, एक इतना बड़ा महापुरुष जिसके हाथ में न कागज़ न कलम, स्थिति ऐसी कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाता कागज़ का, तो वो एक हफ्ते की बेड़ियाँ, ये हथकड़ियाँ तो ज़रूर पहना देते, ऐसा लिखा है उसमें। उस आदमी ने एक तरतीब निकाला। आखिर दिल की बात तो कहीं जाहिर करनी थी, तो उन्होंने एक तरतीब निकाला। उन्होंने दीवार पे पत्थर से उन्होंने लिखना शुरू किया और वो उसको मेमोराइज करते थे। और मेमोराइज करके जब बाकी कैदी मिलते थे तो उनसे शेयर करते थे कि तुम इसको याद रखो। और इस तरीके से ये आपकी जो पूरी किताब जो है हिंदुत्व की, उसका बेसिक्स उसी समय लिखा गया था। और उन्होंने गोमांतक और कई जो कविताएं हैं वहाँ पे लिखी। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, एक आदमी जिसके हाथ में न एक कागज़ का टुकड़ा न कलम, सब कुछ वर्जित, और वो एक सेलुलर प्रिजन था। और एक प्रिजन वो भी था जहाँ पे रेडियो भी है, लाइब्रेरी भी है, ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं आप अपने मर्जी का। एंड फादर, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, लेटर्स। और आप दोनों की तुलना करते हैं, तभी मैं इनको चौवन्नी छाप इनको मैं कहता हूं। कहां साल में एक चिट्ठी परमिटेड और कहां लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर। लेकिन देखिए साहब, मैं आपको यह बता दूं कि यह सिविलाइजेशन क्यों जिंदा रहा, बिकॉज ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। आप जब ओरल ट्रेडिशन से चलते हैं तो कोई नालंदा जल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे वेद पुराण ये सब जीवित रहे, इनको कोई मार नहीं सकता है। ओरल ट्रेडिशंस हमको, जो हमारे संस्कार में यह है कि हमारी नानी दादी, हमारी माँ है, रामायण और महाभारत तो हमने काफी हद तक हमने तो वो सोते समय ही सुन लिया था। आपने कभी सुना है कि किसी ने सोते समय कुरान के कलमे सुनाए हो, किसी दादी ने, किसी नानी ने, किसी उसने? उनका नहीं है, दे आर रिलीजन ऑफ बुक्स। लेकिन हमारा ओरल ट्रेडिशन है। तो देवियों सज्जनों, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आप तमाम ये कोशिश कर लें कि मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं हर स्कूल को बोलूंगा कि तुम्हें 25 कॉपी खरीदना ही खरीदना है। आप वो कर सकते हो, लेकिन सावरकर साहब का जो किताब जो है और उनका जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है वो हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही जो है वो ओरल ट्रेडिशन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि ये भी जो है ना, ये सोशल मीडिया, ये भी काफ़ी हद तक ओरल ट्रेडिशन ही है। इसलिए लोगों को बहुत जल्दी बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये YouTube पे भी ये चढ़ेगा, लोग सुनेंगे। यहाँ पे 300 लोग बैठे होंगे और उसके बाद हज़ारों लाखों लोग इसको उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो प्रोलिफरेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड नॉलेज जो है वो बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। और हम इसमें हमारे सुनने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं।
सच हमारे साथ है। तो देवी और सज्जनों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे आमंत्रित किया सावरकर साहब के जन्मतिथि पे, मैं धन्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आई डोंट नो इफ़ द ऑर्गेनाइजर्स परमिट, अगर कोई, मैं हर गोष्ठी के बाद ये, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आई विल बी टू हैप्पी टू आंसर। नमस्कार। ये प्रश्न एक स्ट्रैटेजिस्ट से है कि हमने इस वक्त कई ऐसे जगहों का और कई ऐसे वहाँ की वाक़यात का जिक्र किया जहाँ पर लोगों ने अपनी मिटती हुई सभ्यताओं को और मिटते हुए मूल्यों को मिटने से जान पर खेलकर रोका भी, और उसके लिए तालियां भी दी हमने। क्या निकट भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यताओं को प्रस्थापित करने के लिए आक्रामक होने का समय आ रहा है? आई थिंक इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री काफ़ी इसके प्रति सजग है। और कल भी शायद बनारस में उन्होंने कहा, जब 5000 साल की सभ्यता के बात की, और उन्होंने नैरेटिव तो ज़रूर बदल दिया है। और नैरेटिव यही नहीं, जो कई जो हमारे कंट्रीज़ जो हैं, जो हमारे जिससे सिविलाइजेशनल लिंक है, उसको फिर उसको एक्सपैंड और मजबूत करने का काम चल रहा है। मैंने कहीं पे पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई से बाली तक शिप क्यों नहीं जा सकता है। मैं बाली गया, आप लोग भी, कई लोग बाली गए होंगे, और बड़ी अजीब, मतलब एक बड़ी अजीब सी वहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो सॉरी, हिंदी नहीं समझते, लेकिन हर आदमी वहाँ पर गायत्री मंत्र जानता है। मेरा टैक्सी ड्राइवर, मेरा गाइड, एक जो हमारे गाइड थे, एक दिन उन्होंने कहा कि सर मैं कल नहीं आऊँगा शाम को। मैं क्यों? कहते नहीं सर, महाभारत सीरियल होने वाला है। तो हम इस पे एक्सपैंड कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी मुझे जानने को मिला है, और कि यहाँ से, जैसे साउथ अफ्रीका जहाँ पे इंडियंस वगैरह हैं, कई क्लासिकल म्यूजिशियंस, ध्रुपद शैली के जो ये हैं कुछ लोग, उनको भेजा गया है, काउंसलेट में वो अटैच्ड हैं कि आप वहाँ के लोगों को ये ध्रुपद सिखाएं। वो सब भी कार्य चल रहा है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने किताब लिखी अनमेकिंग ऑफ नेपाल, और उसका कारण ये था, ये नेपाल जो कम्युनिस्ट फोर्सेस जो टेक ओवर कर लिया उन्होंने, वो इसलिए था क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन आप खुद इतने अपोलोजेटिक थे हिंदुस्तानियत को लेके और हिंदू धर्म को लेके, कि वो डिमोरलाइज होते चले गए। लेकिन जब आप, जिस तरह से अभी उत्थान हुआ है, मुझे यकीन है कि आप देखना, इसका बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को अब कोई नहीं रोक सकता है, जब इतनी बड़ी सेंस ऑफ पोजीशन आ जाए तो। सर, आपने 26/11 के हल्ले का जिक्र किया, जिसमें आपने कहा कि वो जो हल्ला था वो हमने बुलाया हुआ था। हमने बुलाया हुआ था जी, जो हमारे में से ही कोई तो जी ताकत जी है जी 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 जी। तो ये, इसको आप थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएंगे थोड़ा? सब एक बात बताओ। हाँ, हम सभी के लिए ये नया है। आपने इतने सारे हमले देखे। अब तो हिंदुस्तान बहुत, आप लोग सब बहुत मतलब माहिर हो गए हैं ये हमलों को झेलते हुए। खास करके इस मुंबई, पता नहीं कितने दर्जन से ज़्यादा यहाँ बड़े बड़े हमले हुए। हर हमले में हमलावर का आइडेंटिटी पता चल जाता था, और वही है उसका यूएसपी है।
अगर वो अपना उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा तो उसका वो बेस कभी एक्सपैंड नहीं कर सकता है, रिक्रूट नहीं मिल सकते। पुलवामा हुआ, जैश ए मोहम्मद ने किया। पठानकोट हुआ, जैश ए मोहम्मद ने भी उसमें भी किया, ठीक है। लश्कर ए तोयबा अपने वेबसाइट में भी डाल देता है। लेकिन आप एक बात बताओ कि ऐसी क्या बात थी कि जब 26 से 11 हुआ तो इसको हिंदू टेरर बनाने का इतनी मुहिम थी। ये धागे बांधे, उनको हिंदी सिखाया गया, उसको हर कोशिश की, किताब लिखी गई 26 से 11 आरएसएस की साजिश। पहली ये काम पहले से ही ये शुरू हो गया था। ये जो मेरी अपनी जानकारी और जो मेरा असेसमेंट है, इसमें यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस ने दाऊद इब्राहिम का मदद लिया था। दाऊद की पैठ यहाँ के पॉलिटिक्स में काफ़ी है। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 3 चीज़ में दाऊद की पैठ बहुत है। दाऊद, लश्कर ए तोयबा, आईएसआई मिल के और दिल्ली में कुछ बैठे लोग, उन्होंने 26 से 11 इसलिए करवाया कि 2009 में चुनाव होने वाले थे और उन्होंने कहा कि इसको हिंदू टेरर बना दो और उसके बाद आरएसएस, बीजेपी सबको वो अपने ऑटोमेटिकली उसको बैन कर दो। लेकिन हुआ क्या कि अजमल कसाब जो है, आपको मालूम है, वो गलती से पकड़ा गया। ही वॉज सपोज टू ब्लो हिमसेल्फ अप। तो आप बताइए कि क्यों उसको हिंदू टेरर बनाने की ऐसी कवायद थी। और फिर आपके राहुल गांधी कैसे वो यूएस एम्बेसी में जाते हैं और कहते हैं कि हिंदू टेरर सबसे बड़ा खतरा है। आप अमेरिकन एम्बेसडर को बोल रहे हो। इस आदमी पता नहीं है, कभी चाइनीज एम्बेसी में चुपके से घुस जाता है, कभी अमेरिकन एम्बेसी में। मतलब ये तो इसलिए मैं आपको बहुत संक्षिप्त में, लेकिन इतना जरूर कह दूं मैं कि मुझे वो मैगजीन जो है तहलका ने कभी बोला कि सर, ये जब कर्नल पुरोहित अरेस्ट हुए थे कि सब आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। तो मैं बोला उनको कि देखो मेरी विचारधारा तुमसे बहुत भिन्न है, तुम छाप नहीं सकोगे उसको। तो एनीवे दे सेड कि नहीं सर आप लिखिए। तो मैंने लिखा। तो मैं जब लिख रहा था कि कर्नल साहब यहाँ पे हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं कि एक जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेल्स होते हैं, 2-4 लोग उसमें होते हैं ना, उनको कोई जंगी साजो सामान उनके पास नहीं होता, वो सिविल ड्रेस में वो कर। आप उसको कह रहे हो कि ये आरडीएक्स, फौज से आरडीएक्स ले आया। तो मैंने अगले दिन कहा कि फौज में आरडीएक्स ही नहीं है। ये एक अखबार में, फौज में तो आरडीएक्स ही नहीं होता है। तब फिर उन्होंने उसका तो मैंने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, ये जितने मेजर अटैक्स हुए हैं खास करके 2004 के बाद से, और जब तक वो फ्लो चार्ट कंप्लीट होता, पता नहीं मेरा जो सरस्वती की वर्षा होने लगी मेरे ऊपर। आई कुड क्लियरली डिसाइफर दिस एंटायर हिंदू टेरर कॉन्स्पिरेसी। आप एक बात बताओ कि पाकिस्तान बोलता रह गया, ये अमेरिका अभी भी बोलता है कि समझौता, वो वहाँ का यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट कि एक आरिफ कसमानी था, वो मास्टरमाइंड था, उसने फंड किया। डेविड हेडली की वाइफ फौजिया उटल्हा मोरक्कन वाइफ, वो जाके बोली कि मेरे हस्बैंड ने करवाया। और ये जो असली जो पाकिस्तानी करवाए थे, इसको भेज दिया इन्होंने, 15 दिन के अंदर भेज दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने कहा कि नहीं इन लोगों ने नहीं किया था, हमने किया था। ये तो ये बड़े पापी लोग हैं साहब, ये बड़े पापी लोग हैं। हाँ, एक प्रश्न घेऊ पण एक सर जी अभी तक तो हमने देखा कि अभी कैसे हुआ ये तो देख लिए, अभी आगे चल के क्या होना चाहिए इसके बारे में आप
तो ये सब चीज़ें बहुत नज़दीकी से देख चुके हैं, लेकिन दो चीज़ें में जो सामने अभी आ रही है मीडिया से भी और सब लोग देख रहे हैं। एक तो मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट किया कि मुस्लिमों को सुरक्षित लगना चाहिए, इस तरह का जो स्टेटमेंट उनका है कि उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, ये वो एक उनका स्टेटमेंट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट है, ये एक चीज़। और दूसरी बात, तुरंत अभी सीबीआई की तरफ से ये वापस हिंदू टेरर का जो मुद्दा सामने आ रहा है और 2 अरेस्ट हो रही है, ये सब चीज़ों के पास कैसे देखा जाए, ये आगे चल के क्या रंग लाने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनके अपने कुछ हो सकता है लिमिटेशंस हो, लेकिन मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूं कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं बनेगा, तब तक ये दिलों के बीच में पुल नहीं बन सकता। Just as there is an Arab brand of Islam, just there is an Indonesian brand of Islam, which is the most desirable form of Islam for us. जब तक इंडियन इस्लाम नहीं बनेगा, ये नौटंकी, ये झूठ, अभी लोग कहते हैं कि हमारी भाषा उर्दू है। अब उर्दू भाषा कहते हैं कि हम तो उर्दू ही पढ़ते हैं जी। अब उर्दू भाषा को आप अगर अरबिक स्क्रिप्ट पे लिखने जाएं, उसको आप जबरदस्ती की एक भाषा बना रहे। 100% of the verbs in so-called Urdu language has been taken from Hindi/Sanskrit. ठीक है, तो ये बताओ कैसे आपकी भाषा हो गई? ये तमाम आपका वो जावेद अख्तर एंड गैंग, ये कैसे, ये कहाँ से, जब हमको समझ ही नहीं आती थी तो आप पैसे कहाँ से कमा रहे थे? आपने किशोर कुमार से गाना गवा दिया, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में होंगे। अब बताओ इसमें हिंदी कहाँ है और उर्दू कहाँ है? तो ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड इस देश के ऊपर में कि उर्दू जानने वाले लोग, और आप हमको गाने भी सुनाते हो, हमको पिक्चरें भी दिखाते हो। और मैं जब ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ ना टेलीविज़न पे, तो मैं कई बार बड़े शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता हूँ, उनको सब बात समझ में आ जाती है। अगर मैं उनको बोलूँ कि आप, बाय द वे आई मस्ट टेल यू दिस, आई मीन आप मुझसे ज़्यादा, कि अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मुझे संस्कृत अगर, तो मुझे मराठी भाषा में दिखती है। लेकिन अगर मैं उनको बोलूँ ना पाकिस्तानी कि हम जी प्रयत्नशील हैं, वो समझ जाता है, क्योंकि है तो वो कन्वर्टी, उसको सारी बात समझ में आ जाती है उसको। तो ये फ्रॉड जो जिन लोगों ने ये परपेट्रेट करके ये रखा है ना, हम इसी को ये धीरे धीरे आप ही लोग के साथ मिलके इसको, इस नैरेटिव को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश में वहाँ की हेड ऑफ स्टेट साड़ी पहन सकती हैं, दोनों, खालिदा जिया भी पहनती, ये भी और बाकी भी, मैं बांग्लादेश मुझे जाने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में भी, तो वहाँ पे आई मीन साड़ी इज द दिस थिंग। तो ये सब जब तक ये लोग, और मेरे ख्याल से जब तक, अच्छा एक और मैं बात बता दूं आपको कि मैं जब धर्म बदलने की बात कर रहा था ना, यू कैन नॉट इमेजिन द पेस एट विच सऊदी अरेबिया इज चेंजिंग। और प्रिंस सलमान ने वहाँ बोला कि भैया हम 1979 में किसी मजबूरी के तहत जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो हमको वहाबिज़म को प्रमोट करना पड़ा, लेकिन अब वापस आने का वक्त है। और दे हैव ईयरमार्क $30 billion फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 years।
अभी वहाँ पर पहले कोई प्रोग्राम ने अभी शान जाके वहाँ पे मैंने सुना है जाके वहाँ पर प्रोग्राम दिए हैं। वहाँ की महिलाएं अब ड्राइविंग कर रही हैं, कई ऐसे तो मैं ये हमारे जो मुसलमान भाई हैं टेलीविज़न पे मिलते हैं तो मैं बोला कि भाई देखो तुम्हारा आका तो बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ ना। तो कहते सिंह साहब आपको नहीं मालूम ये मारा जाएगा, ये प्रिंस सलमान जो है ना ये मारा जाएगा। तो ये बदलाव फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा यूएई में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि यूएई में पोप ने वहाँ पे मास प्रेयर्स करवाए वहाँ के स्टेडियम में। तो बड़ी फास्ट चेंजेस आ रही हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई वो फॉलो करें और बदल जाए तो उन्हीं का अच्छा होगा, वरना नुकसान ही नुकसान है।